नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज के वीडियो वैसे तो हमारा कैपेसिटर वाला चैप्टर स्टार्ट होना था, लेकिन जब मैं कैपेसिटर के नोट्स बना रहा था तो मैंने देखा कैपेसिटर की जो वर्किंग वाले बना रहा था तो उसमें क्या होता है, कैपेसिटर का जो काम होता है वो सिग्नल फिल्टरेशन का भी काम होता है, मतलब सिग्नल को फिल्टर करता है। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपको वेव और सिग्नल के बारे में बता दिया जाए, यानी कि तरंग और जो होता है ना वेव, उसके बारे में दिया जाए, ताकि क्या होगा नेक्स्ट जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें कैपेसिटर की जो वर्किंग रहेगी ना तो उसको आपको समझने में आसानी होगी। इसीलिए आज का जो मैंने चैप्टर चुना है वो है हमारे वेव या तरंग के बारे में। वैसे तो मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ सिग्नल के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, जहाँ जाकर आप मेरे वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया है। और आज के चैप्टर में भी हम फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और आई बटन पर भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप मेरे वो सिग्नल वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर से पहले हम आज हमारा ये तरंग वाला वेव वाला चैप्टर हम क्लियर कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में जो भी आपके सजेशंस है और जो भी आपकी क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट करके पूछिए। कमेंट से दोस्तों मुझे पता चलता है मुझे क्या सुधार करना होगा या क्या अपडेट करना होगा, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर करिए। और जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाहिर किए चलते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। तो दोस्तों तरंग या फिर वेव, ठीक है। तरंग या वेव, हिंदी में हम तरंग बोलेंगे, इंग्लिश में इसको वेव बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी माध्यम में, मतलब माध्यम कुछ भी हो सकता है, लकड़ी हो, पानी हो, ठीक है, हवा हो या कोई मेटल हो, कंपन से जो हलचल उत्पन्न होता है, जैसे चोट मारने पर या जैसे पानी में कुछ गिराने पर जो हलचल, ठीक है, हलचल उत्पन्न होता है, जिसका कि समय के साथ विस्तार होता है, मतलब समय के साथ वह क्या होता है आगे की ओर विस्थापित होता जाता है, मतलब आगे की ओर बढ़ता जाता है, वह तरंग कहलाता है या उसे हम तरंग कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण, जब कि मान लो यहाँ पे कोई मेटल की वस्तु है, ठीक है, कोई मेटल की वस्तु है, हमने क्या करा, इसको हैमर से चोट मारा। क्या करा, हैमर से चोट मारा, तो इसमें जो वाइब्रेशन पहुंचेगा वो क्या होगा, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। तो अब ये जो रास्ता तय करता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या कहते हैं, हम तरंग कहते हैं, ठीक है। या हिंदी में हम इसे तरंग, इंग्लिश में हम इसे वेव कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। देखो, कंपन एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के रूप में पहुंचता है, मतलब जो मेटल पे हमने चोट करा, ठीक है, उससे जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ वो क्या होगा, एक स्थान से, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। मान लो ये कोई है, यहाँ हमने चोट करा, ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट ए, ओके, ये है पॉइंट बी। अब हमने चोट तो यहाँ करा, लेकिन वाइब्रेशन हमको यहाँ भी महसूस होगी, ठीक है ना, वाइब्रेशन हमको यहाँ भी महसूस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता तय करता है वह किस फॉर्म में करता है, तरंग के रूप में करता है। कौन, कंपन, वाइब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब एक मीडियम, कोई जरिया चाहिए। जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए कोई जरिया चाहिए, ठीक है, कोई यानी कि कोई उसको साधन चाहिए। मतलब आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप कैसे जाओगे, कोई
साधन से, यानी ट्रेन से जा सकते हो आप, फ्लाइट से या बस से, ठीक है, इस या पर्सनल व्हीकल से। तो तरंग को भी एक स्थान यानी वाइब्रेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, कोई एक मीडियम या माध्यम चाहिए, ठीक है। बिना माध्यम के तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। जैसे ध्वनि तरंगे, ठीक है, ध्वनि तरंगे किस पे मतलब ट्रेवल करती है, वायु पे। ध्वनि जो तरंगे होती है वो क्या होता है, वायु पे ट्रेवल करती है, यानी हवा में ट्रेवल करती है। इसीलिए जहाँ निर्वात है, यानी कि जहाँ कोई वायु नहीं है, अंतरिक्ष में हम किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं है। और जो ध्वनि तरंगे हैं, जो ध्वनि की तरंगे हैं, उनको क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो चूँकि स्पेस में हवा नहीं है तो हम स्पेस में किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो ध्वनि तरंगों के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बिना वायु के ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, जैसे कि स्पेस में, ठीक है। तरंग का रिफ्लेक्शन भी होता है, यानी वेव का रिफ्लेक्शन भी होता है। इसका सीधा सा एग्जांपल है, आपने कभी देखा होगा कोई दीवार के पास हम पटाखे फोड़ते हैं या पहाड़ों में जैसे आवाज़ लगाते हैं, तो क्या होता है, हमको हमारी आवाज़ दोबारा सुनाई देता है। तो क्या होता है, वह जो वेव होता है, जो हमने मान लो यहाँ से आवाज़ लगाया, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, तो वेव क्या होता है, वेव जाता है, जाके टकरा के वापस रिटर्न आता है, इसलिए हमको क्या होता है, हमारी आवाज़ दोबारा सुनाई देता है। तो तरंग का क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अब देखो तरंग, तो जैसे ये पानी है, मैंने बताया हलचल, ठीक है, किसी भी वस्तु में हलचल। अब जैसे पानी में हम पत्थर डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वेव जनरेट होगा। ये देखो, ये वेव जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये वेव है। यहाँ हमने पत्थर डाला, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो गया, आगे बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। तो ये क्या होता है, तरंग के रूप में जो कंपन है। पानी में भाटे फेंकने से क्या हुआ, पत्थर फेंकने से क्या हुआ, पानी में वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ। जो वाइब्रेशन तरंग के रूप में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लहरें भी क्या एक तरह की वेव ही होती हैं। इसको हम वेव सर्फिंग वगैरह जो गेम चलते हैं उसमें सुना होगा आपने नाम। तो ये भी क्या होता है, तरंग के रूप में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। एक पूर्ण तरंग दो आधे चक्र से मिलकर बना होता है, जिसे एक साइकिल या एक चक्र कहते हैं। साइकिल चलाने वाला नहीं, ये चक्र वाला साइकिल, ठीक है। जैसे ऋतु साइकिल या ऋतु चक्र जो होता है ना, जैसे सर्दी के बाद बरसात, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी, इस तरह का जो चक्र चलता है जिसे हम साइकिल कहते हैं, वो वाला साइकिल। तो एक पूर्ण चक्र जब हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक साइकिल कहेंगे। तो क्या होता है, एक पूर्ण चक्र को हम एक साइकिल कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हाफ आधा तो होता है धनात्मक पॉजिटिव और आधा होता है ऋणात्मक। ये कैसे बनता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसके लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप मेरे पुराने फ्रीक्वेंसी वाला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव में किस तरह से चढ़ता है, नेगेटिव में किस तरह से उतरता है, ठीक है, और ये टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो उस वीडियो को आप आई बटन पे जाकर चेक कर सकते हैं। आधा तो क्या होता है, पॉजिटिव चक्र होता है, आधा नेगेटिव चक्र होता है। मतलब हाफ साइकिल तो पॉजिटिव का होता है, हाफ साइकिल नेगेटिव का। ये जो हाफ साइकिल है, इसको हम एक तरंग को बीच में से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसमें आधा तो ये क्या होता है, पॉजिटिव, 0 से लेकर ये अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पॉजिटिव में जाता है। फिर क्या होता है, ये वापस 0 पे आता है, फिर माइनस में नेगेटिव की ओर जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर 0 पे आता है। तो इस तरह से क्या होता है, तरंग अपना एक पूरा साइकिल पूरा करता है इस तरह से। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक पूरा ये एस टाइप बना हुआ है, इसको हम एक चक्र या एक साइकिल कहेंगे। किसका, तरंग का। चलते नेक्स्ट आता है हमारे पास वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में स्थित दो समान हाफ साइकिल के उच्चतम बिंदुओं की बीच की दूरी
तरंग या वेव की वेवलेंथ कहलाती है, जिसे हम लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक सिंबल होता है लैम्डा फिजिक्स में, ठीक है। तो लैम्डा द्वारा दर्शाते हैं किसको? वेवलेंथ को। अब एक ही दिशा में कैसे? या तो पॉजिटिव का मान सकते हो, ये हमारा पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। ये तो नेगेटिव साइकिल हो गया। तो हम यहाँ बताया हुआ है एक ही दिशा में, यानी कि दो पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। दो पॉजिटिव साइकिल के उच्चतम बिंदु, मतलब ये 0 से लेकर मैक्स जितना जाएगा, मैक्सिमम मान लो ये 250, इसको अगर हम वोल्टेज में माने तो 0 वोल्ट से लेकर मैक्स 250 वोल्टेज तक जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा? 250। उसके बाद फिर वापस ये क्या होगा? वोल्टेज डाउन करेगा, माइनस में जाएगा। तो उच्चतम बिंदु यानी 0 से मैक्स 250, अब एक ही दिशा में है तो प्लस 250, एक साइकिल तो ये है प्लस 250 का हमारे पास, प्लस 250 का दूसरा साइकिल ये है। इन दोनों के उच्चतम यानी सबसे मैक्सिमम जो बिंदु है उनके बीच की दूरी, ये टॉप है। यहाँ जैसे मान लो वोल्टेज 0 से शुरू हुआ तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 250 तक पहुँचा, फिर वापस रिटर्न आएगा, मतलब 249 240 इस तरह से कम होता जाएगा। तो फिर माइनस में 0 मैक्स माइनस 250 वोल्टेज तक जाएगा, फिर वापस प्लस में बढ़ेगा। तो दो एक ही दिशा में, मतलब प्लस के ओर जो दो हाफ साइकिल है, ठीक है, दो हाफ साइकिल है, उनके बीच की दूरी क्या होता है? जैसे ये एक हाफ साइकिल ये है, इसका उच्चतम बिंदु ये, दूसरा हाफ साइकिल ये, इसके उच्चतम बिंदु ये। तो इन दोनों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेव लेंथ, जिसे हम लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से दर्शाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास तरंग की गति या वेलोसिटी ऑफ वेव, मतलब तरंग किस गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब विस्थापित होता है या जाता है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तरंग के एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापन की दर को तरंग गति कहलाता है, कहते हैं, ठीक है, या तरंग गति कहलाता है। इसे हम कैपिटल V से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो कैपिटल V है, यानी कैपिटल V मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव या तरंग की गति। इस V का वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की गति वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है। ये प्रसारण के माध्यम, ताप और ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करता है। लेकिन जो ध्वनि तरंगे हैं, ठीक है, वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है। वो किस पर निर्भर करता है? प्रसारण के माध्यम पर। जैसे आप नॉर्मल, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो वायु में बहुत अच्छी आवाज़ आ रही होगी मेरी, ठीक है। अब यही अगर मैं पानी के अंदर बात करूँ तो क्या होगा? पानी के अंदर बोलने पे बहुत कम, बिल्कुल हल्की सी आवाज़ आएगी, है ना। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो क्या होता है? माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम, ताप, ध्वनि की तीव्रता, मतलब मैं कितना तेज बोल रहा हूँ उस पर भी निर्भर करता है कि वह किस गति से विस्थापित होगी या किस गति से आगे बढ़ेगा, ठीक है। माध्यम बदलने पर गति बदल जाती है। किसकी? ध्वनि तरंगों की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और तरंग की गति में आपसी संबंध ज्ञात करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है V = F लैम्डा। ओके, यहाँ पर आपको अगर V का मान पता है, लैम्डा, इनमें से किसी भी दो वैल्यू का मान पता हो तो आप तीसरे का मान आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरे का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। चलें एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कोई हमारे पास एक न्यूमेरिकल आया कि एक रेडियो स्टेशन 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर अपने प्रोग्राम ट्रांसमिट करता है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? अब वेवलेंथ क्या बताया था मैंने? वेवलेंथ ये बताया था जो एक ही दिशा में स्थित दो हाफ साइकिल, एक ही दिशा में स्थित दो हाफ साइकिल की बीच की दूरी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? वेवलेंथ। अब यहाँ क्या कह रहा है? वेवलेंथ पूछ रहा है, मतलब 10 मेगाहर्ट्ज़ पर
अगर कोई रेडियो स्टेशन प्रोग्राम ट्रांसमिट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ क्या रहेगा, मतलब उसका वेवलेंथ क्या रहेगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, v बराबर एफ लैम्डा, ठीक है, v बराबर एफ लैम्डा। तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लैम्डा, क्योंकि लैम्डा क्या किसको दर्शाता है, लैम्डा वेवलेंथ को दर्शाता है। यहाँ मैंने बताया आपको वेवलेंथ को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो लैम्डा निकालना है हमें, यानी वेवलेंथ निकालना है। तो क्या होगा, लैम्डा बराबर v अपॉन ये इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो v अपॉन एफ, ठीक है। तो v का वैल्यू हमको पता है, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया लैम्डा बराबर v, ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी f, ठीक है। ये f क्या है यहाँ पे, f हमारे पास है 10 मेगाहर्ट्ज़, तो 10 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको 6 क्यों लिखा, 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 6, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ये मेगाहर्ट्ज़ में बनेगा। तो हमें इसको हर्ट्ज़ में निकालना है, ठीक है, मीटर में निकालना है, मतलब कितने मीटर के वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको हर्ट्ज़ में बदलने के लिए, मेगा हर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में बदलने के लिए हमने इसको क्या है 10 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा बराबर रहेगा 3 इंटू 10, ओके, और 3 इंटू 10 यानी कि 30। तो आंसर क्या है हमारे पास, 30 मीटर। यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये है, जैसे अगर कोई रेडियो स्टेशन 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर कोई डाटा ट्रांसमिट करता है, ठीक है, तो वेव वैसे चलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, जो ये पॉजिटिव साइकिल है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 30 मीटर की। मतलब एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ रहेगा, फिर 30 मीटर का नेगेटिव साइकिल, फिर 30 मीटर का पॉजिटिव साइकिल, तो क्या रहेगा, इतना मतलब बड़ा वेव होगा, वेव लेंथ होगा, ठीक है। तो ये होता है वेव लेंथ निकालने का फॉर्मूला। अगर इसके आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसका एक डिटेल न्यूमेरिकल वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेव, मतलब तरंग कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला है ट्रांसवर्स तरंग या ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडिनल तरंग या लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। एक एक करके देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। पहला है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। जब किसी तरंग के चलने से माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करती है, उसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। मतलब जैसे आप पानी में पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा, पानी ऊपर नीचे होगा, ठीक है, पानी यूं होगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये भाई माध्यम तो क्या है, फ्लैट है, ठीक है, पानी तो फ्लैट है, लेकिन वेव क्या हो रहा है, ऊंचा नीचा हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्स वेव। क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स तरंग। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जब किसी तरंग के चलने से माध्यम के कण तरंग की दिशा में ही गति करते हैं तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे, ठीक है, ध्वनि तरंगे। अब इसमें आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि जो स्पीकर डेकोरेशन में जो स्पीकर वगैरह लगाते हैं, उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमें आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देता है। क्यों, क्योंकि इस तरंग एकदम सीधा गति कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, स्पीकर से, जैसे ये स्पीकर है तो स्पीकर से तरंग क्या करता है, सीधा गति करता है, ना कि ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा या ऊपर की ओर जाएगा। तरंग कैसे जाएगा, सीधा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव सीधा जाएगा। तो स्पीकर के सामने जो बंदा खड़ा है उसको क्या होगा, बहुत तेज़ आवाज़ आएगा, लेकिन जो पीछे खड़ा होगा उसको थोड़ा कम आवाज़ सुनाई देगा। आवाज़ तो सुनाई देगा क्योंकि वेव क्या होता है, चारों तरफ फैलता है, चारों तरफ फैलता है, तो आवाज़ तो सुनाई देगा, लेकिन जो सामने होगा उसको क्या होगा, सबसे ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगा। तो ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। नेक्स्ट है वेव के दो प्रकार और होता है। एक होता है डैम्प्ड वेव,
एक होता है अनडैम्प्ड वेव। तो एक होता है डैम्प्ड वेव और दूसरा होता है अनडैम्प्ड वेव। क्या होता है डैम्प्ड और अनडैम्प्ड, चलो देखते हैं। अब होता है डैम्प्ड वेव, ठीक है। डैम्प्ड वेव यह एक ऐसा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड समय के साथ साथ कम हो जाता है। यानी ऐसा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड, मान लो यहाँ से कोई साउंड सोर्स से हमने साउंड बजाया या किसी लोहे पर या किसी भी माध्यम में चोट किया तो वेव उत्पन्न हुआ। जो जिस जगह चोट किया वहाँ क्या होगा, सबसे ज़्यादा वेव उत्पन्न होगा, ठीक है। और धीरे 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 क्या होगा, ये ख़त्म होता जाएगा। जैसे कि मान लो आज मैं आवाज़ देता हूँ ज़ोर से, ठीक है, ज़ोर से आवाज़ लगाया, मेरे से जो 1 मीटर की दूरी होगी उसको दूरी पर जो बंदा खड़ा होगा उसको क्या होगा, मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, तेज़ सुनाई देगा। लेकिन वही आदमी अगर 1 किलोमीटर दूर होगा तो बहुत कम आवाज़ सुनाई देगा। क्यों देगा, क्योंकि वेव की जो वेवलेंथ है वो धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वेव ख़त्म होता जाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ये होता है ना साइकिल, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड ये धीरे धीरे कम होगा, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा। आज जैसा मैंने बताया, मेरे पास में जो 100 मीटर पे जो खड़ा होगा उसको मेरी आवाज़ साफ सुनाई देगा, लेकिन जो 200 पे होगा उसको थोड़ा कम, 300 पे होगा उससे थोड़ा कम। तो जितना दूर जाएगा उतना ही आवाज़ कम होता जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं तो मोबाइल से जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, वो एक फ्रीक्वेंसी यानी कि वेव रूप में फॉर्म कर देता है, उसको बना देता है। उसके बाद जो हमारे नियरेस्ट सेल टावर होता है वहाँ पर उसको एम्पलीफाई किया जाता है। मतलब जैसे मान लो यहाँ से कोई यूज़र यूज़ करता है, ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी अच्छी है, लेकिन 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो यहाँ क्या होता है, सेल टावर द्वारा इस फ्रीक्वेंसी को वापस अपडेट कर दिया जाता है, मतलब एम्पलीफाई किया जाता है, फिर उसको नेक्स्ट टावर की ओर भेज दिया जाता है। इस तरह से मोबाइल टावर्स वगैरह काम करते हैं। तो क्या होता है, डैम्प्ड वेव समय के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। सभी तरह की जो वेव है वो सभी डैम्प्ड वेव के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट है अनडैम्प्ड वेव। एक ऐसा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड समय के साथ साथ कम नहीं होता, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, अतः इस प्रकार के वेव का होना असंभव है। जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई अनडैम्प्ड वेव हुआ, मान लो अनडैम्प्ड वेव हुआ, तो मोबाइल का काम ही ख़त्म हो जाएगा आज, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ से कुछ बोला वो वेव तो ख़त्म होगा ही नहीं, धीरे धीरे एक ना एक दिन तो सामने वाले के पास पहुँच जाएगा, तो मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का वेव होना असंभव है। कोई भी माध्यम से, चाहे हवा हो, लोहा हो या जल हो, कुछ भी हो, जैसे उसमें से वेव गुजरेगा तो उसकी शक्ति कम होना निश्चित है। तो इस तरह से जो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होता जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसी माध्यम में 1 सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में कितने तरंग निकल रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई साइकिल प्रति सेकंड या C/S या CPS से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन बाद में इसकी इकाई को HZ यानी कि हर्ट्ज में बदल दिया गया, हर्ट्ज, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है 15 हर्ट्ज to 16 हर्ट्ज, ठीक है। तो वो क्या होता है, इतने फ्रीक्वेंसी पर वो काम करता है। तो पहले क्या थी इसकी इकाई, साइकिल प्रति सेकंड या C/S, बाद या CPS, लेकिन बाद में इसकी इकाई को हर्ट्ज में बदल दिया गया, ठीक है। अब जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, 1000 हर्ट्ज बराबर 1 किलो हर्ट्ज,
1000 किलोहर्ट्ज़ बराबर 1 मेगाहर्ट्ज़ और 1000 मेगाहर्ट्ज़ बराबर 1 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने साइकिल निकल रहे हैं। जैसे कि अब आप इसी का एग्जांपल लो, तो यहाँ ये मान लो टाइम ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकंड है। ठीक है, 1 सेकंड है तो कितने साइकिल है। साइकिल किसे कहेंगे, एक पूरा, मतलब हाफ पॉजिटिव का हाफ नेगेटिव का, ये हो गया 1 साइकिल। तो यहाँ कितने साइकिल है, 1 2 3। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये जो चित्र में दिया हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 हर्ट्ज़ की। ठीक है, 3 हर्ट्ज़ की। 1 सेकंड में कितने निकल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने 1 सेकंड मानना। तो यहाँ 1 सेकंड में कितना, 1 साइकिल ये हो गया। ठीक है, दूसरा साइकिल ये हो गया और तीसरा साइकिल ये हो गया। तो 1 सेकंड में 3 साइकिल निकले। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 हर्ट्ज़ की। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, अनेक प्रकार की फ्रीक्वेंसियों में से एक निर्धारित रेंज की फ्रीक्वेंसियों को मिलाकर जो समूह बनाए जाते हैं उन्हें फ्रीक्वेंसी बैंड कहते हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बैंड हाई होती है वैसे वैसे उनकी वेवलेंथ कम होती जाती है और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी लो होगी वैसे वैसे उनकी वेवलेंथ अधिक होगी। यानी यहाँ हमने देखा, एक मिनट, जैसे मान लो यहाँ देखा, ये हमें 3 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिली। अगर यहाँ क्या होगा, इसको जैसे यहाँ हमने देखा था कितने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देखी थी, 3 हर्ट्ज़ की। ठीक है, 3 हर्ट्ज़, सॉरी एक मिनट, 3 एक मिनट, यहाँ हमने देखा 3 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, कितने की, 3 हर्ट्ज़ की। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी को मान लो 6 हर्ट्ज़ करना है, तो क्या होगा, 1 सेकंड में कितने साइकिल निकलेंगे, 6 साइकिल। तो इनके बीच की जो गैप है, ये वाला गैप, ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जैसे 1 सेकंड में अगर 6 निकालना हो तो आपको 1 2 3 4 इस तरह से 6 निकलेगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी इनकी वेवलेंथ, जो उच्चतम बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी वो धीरे धीरे कम होता जाएगा जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है, तो देखते हैं कौन कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड है। अब फ्रीक्वेंसी बैंड की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो हमारे टीवी चैनल्स वगैरह जो टेलीकास्ट होता है या मोबाइल रेडियो जो चलते हैं उनको क्या है, अलग निर्धारित फ्रीक्वेंसी दे रखा है कि आप अपने जो प्रोग्राम है उसी पर रिले करेंगे। नहीं, अगर सभी लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पर रिले करेंगे तो क्या होगा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ हमिंग ही सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि उसमें दूरदर्शन भी चलेगा, जीटीवी भी चलेगा, या जो भी एज इट इज़ जो भी चैनल होगा सभी एक ही फ्रीक्वेंसी पे अगर चलाने लग गए तो हमें किसी भी चैनल का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या होता है, चैनल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर मतलब जो भी चैनल वाले हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, ट्रांसमिट किया जाता है ताकि मिक्सअप ना हो। ठीक है, एक दूसरे से मिक्सअप ना हो। तो जो कैपेसिटर होता है ना दोस्तों, कैपेसिटर जो अनवांछित फ्रीक्वेंसी होता है उसे ही ख़त्म करने का काम करता है। मेन काम जो फिल्टरेशन होता है, फ्रीक्वेंसी फिल्टरेशन या सिग्नल फिल्टरेशन, यही काम करता है कैपेसिटर। जो जिन फ्रीक्वेंसियों की हमें ज़रूरत नहीं होती है उन्हें क्या करता है, कैपेसिटर ग्राउंड कर देता है, अर्थ करके ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड है, एक है वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड जो होता है 3 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 30 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, 3 हर्ट्ज़ से लेकर 30 किलो हर्ट्ज़, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 20 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर। वेवलेंथ मैंने बताया आपको, वेवलेंथ किसे कहते हैं, ये जो एक ही दिशा में उपस्थित, एक ही दिशा में मौजूद साइकिल की उच्चतम बिंदुओं के बीच की दूरी। तो जो लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 30 किलो हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 20 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी में यही दूरी कितना रहेगा, 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया।
यहाँ बताया, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे उनकी वेवलेंथ कम होती जाती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी वेरी लो से लो पे आया, 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज तक आया, तो वेवलेंथ क्या हो गया, 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 3000 किलोहर्ट्ज या 3 मेगाहर्ट्ज तक भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी। इसकी जो वेवलेंथ क्या होगी, 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक। ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये कहाँ काम आता है, ये आपने पुराने रेडियो में देखा होगा, उसमें कुछ चैनल सेलेक्टिंग रहता है जिसमें MV, SB, FM इस तरह से लिखा होता है। तो मीडियम वेव जो चैनल होते थे वो इस फ्रीक्वेंसी पर टेलीकास्ट करते थे। ठीक है, मीडियम वेव। हाई फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज, जिसकी वेवलेंथ कितनी रहती है, 10 मीटर से लेकर 100 मीटर। जो शॉर्ट वेव आपने रेडियो में इसको भी देखा होगा, SW1, SW2। तो शॉर्ट वेव जो होता है ना, प्रोग्राम टेलीकास्ट करते हैं शॉर्ट वेव पे, वो क्या करते हैं, 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर टेलीकास्ट करते हैं। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक, जिसकी वेवलेंथ कितनी रहती है, 1 मीटर से 10 मीटर। ये दूरदर्शन वगैरह जो टीवी टेलीकास्ट होते हैं उनमें काम आता है। ठीक है, अल्ट्रा हाई 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक, जिसकी वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक, ये भी टीवी चैनल टेलीकास्टिंग में काम आता है। नेक्स्ट है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, जो आजकल हम यूज़ करते हैं मोबाइल वगैरह, उनके लिए ये काम आता है। 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक। इनकी वेवलेंथ कितना रहता है, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। तो ये था दोस्तों हमारा वेव वाला चैप्टर। अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं टॉपिक को दोबारा क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा हमारा कैपेसिटर का। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।